हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10वीं सोशल साइंस का ऐसे इंपॉर्टेंट वीवीआई 70 क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही खास होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सामाजिक विज्ञान ये पूरे हम सभी को 5 पुस्तक पढ़ने पड़ते हैं, 5 किताब पढ़ना पड़ता है, जिसमें से एक होता है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र होता है, उसके बाद में आपदा प्रबंधन होता है, उसके बाद में इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र होता है। तो इन सभी पांचों पुस्तकों में से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन लेते हैं। तो आपदा प्रबंधन में एक तो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि आपदा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आसान भाषा में जान ही लीजिए कि प्रकृति में घटित होने वाले वैसे प्रकृति या मानवकृत घटना जिसके फलस्वरूप जान माल की अपार क्षति होती है, कई लोग बेघर हो जाते हैं तथा कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं, उसे ही आपदा कहते हैं। उसके बाद में आप सभी लिख सकते हैं कि जैसे में भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, आतंकवाद, महामारी इत्यादि ये सभी आपदा के उदाहरण हैं। आइए अब जान लेते हैं आपदा कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आपदा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं प्राकृतिक आपदा और दूसरा होते हैं मानवकृत आपदा। अब आइए जान लेते हैं कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, मानवकृत आपदा किसे कहते हैं। दोस्तों, वैसी आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी इत्यादि। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कि मानव जनित आपदा के बारे में। तो वैसी आपदा जो मानवीय कारणों से घटित होती है उसे मानवीय आपदा कहते हैं, जैसे आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, महामारी इत्यादि ये सभी उदाहरण मानवीय आपदा के प्रमुख उदाहरणों में से एक हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को याद होगा कि ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा है या इनमें से कौन सा मानवकृत आपदा है। तो इसी प्रकार से आपको ऑप्शनों में दिए रहेंगे। उसके बाद में अगला सवाल पूछा जाता है कि बाढ़ के दुष्परिणामों को लिखें, यानी बाढ़ से हम सभी मनुष्य को कौन कौन से हानियों का सामना करना पड़ता है, वहीं आप सभी को लिखना होगा। तो आसान भाषा में लिख दीजिएगा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह विनाशकारी भी होता है, इसके प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि बाढ़ से जनधन की हानि होती है, पालतू पशु भी मर जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं तथा बड़े बड़े मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 5 में लिखेंगे कि परिवहन के साधन जैसे रेल मार्ग हो गया, सड़क मार्ग हो गया, पुल हो गया इत्यादि टूट जाते हैं, संचार व्यवस्था भी बाधित हो जाती है, बाढ़ के समय बाढ़ से होने वाले बहुत तरह तरह की बीमारी फैल जाती है, जिसे हम लोग महामारी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में एक और सवाल पूछा जाता है कि भूकंप से बचने के उपाय बताइए। तो आइए हम लोग जान लेते हैं भूकंप अगर आता भी है तो हम लोग कैसे बचते हैं। आप सभी आसान भाषा में लिखेंगे कि भूकंप से बचने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। उसके बाद में आप सभी को रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि भूकंप के समय घर से बाहर खुले मैदान में भाग जाना चाहिए। रोमन नंबर 2 में लिख सकते हैं कि भूकंप के समय बिजली का तार काट देना चाहिए। भूकंप के पूर्वानुमान का पता लगाने के लिए यंत्र का आविष्कार करना चाहिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल है संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो आसान भाषा में बता दीजिएगा कि संचार व्यवस्था को बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिख सकते हैं केबलों का टूट जाना, बिजली आपूर्ति का बाधित हो जाना, संचार व्यवस्था के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों को क्षतिग्रस्त हो जाना, ट्रांसमिशन टावरों का क्षतिग्रस्त हो जाना। ये सभी जो एग्जाम्पल आप सभी रोमन नंबर 1, 2, 3, 4 में देखे हैं, यही सब उदाहरण है संचार व्यवस्था के बाधित होने के कारणों में से एक है। इस पिछले वाले क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि आखिर भूकंप से हम सभी कैसे बच सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि बाढ़ से बचने के प्रमुख उपाय कौन कौन से होते हैं, यानी बाढ़ की स्थिति में हम सभी अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए, तटबंधों पर वृक्षारोपण करवाना चाहिए, नदियों को आपस में जोड़कर मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए तथा तटबंधों का निर्माण करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ये सभी 5 बिंदुओं पर ध्यान लगाया जाएगा ना, ध्यान दिया जाएगा तो शायद हम सभी मानव जाति बाढ़ से बच सकते हैं।
उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र से लिया गया है कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दीजिए। आइए जान लेते हैं भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में किस प्रकार से तर्क दिए जाते हैं। तो आप सभी लिख सकते हैं कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिख दीजिएगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, नई प्रौद्योगिकी की प्राप्ति, अच्छा उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति। उसके बाद में आप सभी लिख सकते हैं नए बाजार तक पहुंच। उसके बाद में रोमन नंबर 6 में लिख सकते हैं उत्पादन तथा उत्पादित वस्तुओं को स्तर को उन्नत करना। ये सभी जो कारण होते हैं वो वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित बातें हम सभी बता सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकारों के बारे में आसान भाषा में शॉर्टकट में आप सभी को वर्णन करना होगा। तो आप सभी सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था 2 आधार पर वर्गीकृत की जाती है। रोमन नंबर 1 में लिख सकते हैं विकास के आधार पे। आइए जान लेते हैं विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी लिख सकते हैं कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा होते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। इसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 2 में लिख सकते हैं कि स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा जो होते हैं ना उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो विश्व में केवल भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। उसके बाद में हम लोग जो भी क्वेश्चन देखने वाले हैं ये सभी भूगोल से लिया गया होगा। भूगोल अर्थात जियोग्राफी से क्वेश्चन लिया गया होगा। सबसे पहला सवाल है हमारा कि संसाधन क्या है। आइए जान लेते हैं संसाधन के बारे में। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि समस्त प्राकृतिक प्रदत्त जैव एवं अजैव पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं उसे ही हम सभी संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, खनिज, वन एवं वन्य जीव, ये सभी उदाहरण जो हैं वो संसाधन के प्रमुख उदाहरणों में से एक हैं। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आसान भाषा में लिख आइएगा कि वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाने की संभावनाएं बनी रहती है उसे हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं। जबकि वैसा संसाधन जिसका भंडारण संसाधन का ही अंश होता है, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जाता है उसे हम लोग संचित को संसाधन कहते हैं। जैसे जल का उपयोग विद्युत ऊर्जा में किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग संचित को संसाधन कहेंगे। जितने भी स्टूडेंट चाहते होंगे कि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हम आप सभी को बताने वाले हैं सभी क्वेश्चन का PDF फ्री में लेना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप PDF वाले सेक्शन में जाके इस PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी बना दिए गए हैं, वहाँ पे जाके आप क्विज खेल सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी का लेवल स्वयं चेक कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट questionforexam.com पे भी जाके सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल भी पा सकते हैं। अगला सवाल है कि संभावी एवं देखिए इसका तो हम लोग सोल्यूशन देख लिए, संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि संसाधनों के संरक्षण के उपाय बताइए। यानी क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि संसाधनों को हम लोग कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उसका कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। तो आसान भाषा में लिख लीजिएगा कि संसाधनों की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में अहम भूमिका होती है, अतः इनका संरक्षण भी आवश्यक है। इसके लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1, 2, 3 में लिखेंगे कि संसाधनों को विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए, संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाना चाहिए, सीमित भंडार वाले संसाधनों का विकल्प ढूंढना चाहिए। ये 3 ऐसे प्रमुख उदाहरण हैं जिस पे हम लोग ध्यान देके संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं। केवल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 5 में दिया गया है सतत विकास की अवधारणा क्या है। तो जान लीजिए कि सतत विकास की अवधारणा वह रणनीति है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों का कल्याण को अधिकतम बनाया जा सकता है, अर्थात अर्थव्यवस्था का विकास सुचारू रूप से चलता रहे। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि सर्वोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं या सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। आज जान ही लीजिए
कि सर्वोच्च कृषि से अभिप्रायः सर्वोच्च कृषि द्वारा की जाने वाली कृषि से है। इस प्रकार की कृषि प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, जहां अधिक वर्षा होने के कारण उपजाऊ मिट्टी पानी में दह जाते हैं और उपजाऊ मिट्टी को पानी में बहने से रोकने के लिए ही सर्वोच्च कृषि की जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन 9 में दिया गया है कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। आइए जान लेते हैं कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि उपयोगी मानी जाती है। तो दोस्तों, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका नामक कृषि को उपयोगी मानी जाती है। इसमें फसलों के बीच में क्या होता है कि घास की पत्तियां भी विकसित की जाती है, जिसके कारण पवन के वेग द्वारा भी उपजाऊ मिट्टी पानी में नहीं दब पाते हैं और हवा में भी नहीं उड़ पाते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अगला सवाल कि चावल के फसलों के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। यानी चावल के फसल के लिए उपयुक्त जो भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए। आसान भाषा में जान लीजिए कि चावल के फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित प्रकार से होनी चाहिए। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए, 100 सेमी से अधिक वर्षा होनी चाहिए, सस्ते कुशल श्रमिक उपलब्ध होनी चाहिए, विस्तृत बाजार उपलब्ध होना चाहिए, यातायात के साधन भी विकसित होना चाहिए, कृषि करने के लिए आधुनिक यंत्र, खाद, बीज एवं कीटनाशी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला सवाल है हमारा कि सर्वोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। पिछले वाले क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि सर्वोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, सर्वोच्च रेखा मापन के एक मानक विधि होती है। वस्तुतः किसी धरातल पर समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही सर्वोच्च रेखा कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि खनिज क्या है। खनिज क्या है, मैट्रिक एग्जाम में सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं, भूगोल से क्वेश्चन लिया गया है। तो आसान भाषा में बता दीजिएगा कि वे पदार्थ जो पृथ्वी के तल अर्थात पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं उसे ही खनिज कहते हैं। आइए जान लेते हैं खनिज के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, खनिज के 2 प्रकार होते हैं। वो एक को हम लोग कहते हैं धात्विक खनिज, दूसरे को कहते हैं हम लोग अधात्विक खनिज। आसान भाषा में जान लीजिए कि वैसे खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और वैसे खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है उसे हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। अगला सवाल है कि वनों के पर्यावरणीय महत्व बताइए। तो दोस्तों, आप सभी लिख सकते हैं कि वन एक अमूल्य उपहार है जिसके आंचल में मनुष्य सदियों से पलता आ रहा है, अतः इसका महत्व भी निम्नलिखित है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1-2 में लिख सकते हैं कि वन CO2 और O2 का संतुलन बनाए रखती है, वन मिट्टी अपरदन को भी रोकती है, वन के पेड़ों की जड़ों से पानी रिस रिस कर भूमि के नीचे जाता है, जिससे भूमिगत जल की आपूर्ति भी होती है। उसके बाद में आप सभी लिख सकते हैं वन जीवों के लिए आश्रय स्थल भी है, अर्थात रहने के लिए घर भी है। उसके बाद में अगला जो सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं, ये जो सवाल है वो पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान से लिया गया है। और सवाल ये पूछा जा रहा है कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह होता है, क्या इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि दबाव समूह स्वार्थी तत्वों का समूह होता है, यह कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि भले ही कुछ लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दबाव समूह में शामिल रहते हैं, किंतु दबाव समूह जो है वो लोकतंत्र के लिए काफ़ी ही आवश्यक है। किंतु यह जो क्षेत्र होता है ना, ये विशेष के समाज के विशेष समस्याओं को सुलझाने वाला क्षेत्र होता है। अगला सवाल है हमारा कि क्या जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि जन संघर्ष जो है वो लोकतंत्र का विरोधी है या समर्थक है। तो आप सभी आसान भाषा में लिख सकते हैं कि नहीं, जन संघर्ष लोकतंत्र का विरोधी नहीं अपितु समर्थक है, क्योंकि जन संघर्ष से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है और किसी भी सत्ताधारी दल को तानाशाह बनने से भी रोकती है। अतः हम कह सकते हैं कि जन संघर्ष से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, लोकतंत्र मजबूत होता है। अगला सवाल है कि भारत में लोकतंत्र के लिए हुए छात्र आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है, कैसे। आइए जान लेते हैं भारत के लिए लोकतंत्र में जितने भी आंदोलन किए गए हैं उन सभी आंदोलनों में महिलाओं की जो भूमिका देखा गया है वो ना के बराबर देखा गया है। ये कैसे, इसका क्या कारण हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि यह कथन बिल्कुल गलत है कि भारत में हुए लोकतंत्र के लिए आंदोलन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है, क्योंकि महिलाएं भी लोकतंत्र के लिए हुए आंदोलन में धीरज रखकर अपने बच्चे को देखभाल करती थी और अपने पति को प्रसन्नतापूर्वक विदा करती थी।
अगला सवाल मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण केव कहा जाता है। आप सभी आसान भाषा में लिखेंगे कि यह सनातन सत्य है कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं जो बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करते हैं, और जिस दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। दोस्तों आप सभी लिख सकते हैं कि राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है, साथ ही जनता की मांगों के पूर्ति के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। राजनीतिक दल लोक कल्याणकारी योजना बनाती है और उसे कार्यान्वित भी करती है। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार राजनीतिक दल जो है वो जनता और सरकार के बीच में लगभग कड़ी का काम करती है। अगला सवाल मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन क्या है, और ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपके मैट्रिक एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जाएंगे, आसान भाषा में लिख के आइएगा कि चिपको आंदोलन वन एवं पर्यावरण के सुरक्षा के उद्देश्य से सुंदरलाल बहुगुणा और चड्ढी प्रसाद यादव द्वारा चलाया गया आंदोलन था। आइए जान लेते हैं इस आंदोलन में हुआ क्या था। तो दोस्तों इस आंदोलन से जितने भी जुड़े लोग थे वो पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ के काटने वालों को मारकर भगा दिया करते थे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जितना भी देखिए, जितना भी ये क्वेश्चन है सभी राजनीतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। अब आइए जान लेते हैं कि जिला परिषद के कौन कौन से कार्य होते हैं। ये सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आसान भाषा में लिख के आइएगा कि जिला परिषद के 3 कार्य इस प्रकार से हैं। पहला कार्य होता है कि जिला के अंतर्गत आने वाले शहर अंचलों की साफ सफाई की व्यवस्था करना। दूसरा कार्य होते हैं सड़कों एवं गलियों में रोशनी की प्रबंध करना, यानी रोशनी की व्यवस्था करना, पीने के जल की व्यवस्था करना। उसके बाद में अब हम लोग जो भी इसको सवाल देखेंगे ना वो सभी हिस्ट्री से लिया गया होगा। आइए हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सवाल है हमारा कि मेजनी कौन था। आसान भाषा में लिख के आइएगा, ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि मेजनी एक साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का योग सेनापति था जिन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसके बाद में अगला सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो आसान भाषा में लिख दिएगा कि 1826 में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य का गठन किया था, जिससे जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ था। किंतु दक्षिण जर्मन का लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिससे ऑस्ट्रिया और प्रूसिया ने मिलकर दबा दिया था और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की जो भूमिका थी ना वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण थी। अगला सवाल के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आखिर खूनी रविवार क्या है, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम में ये बताया जा रहा है कि ये जो सवाल है 100% इस बार आ सकते हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी की बात है, जब रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार की महल की ओर जा रहे थे। जैसा कि आप सभी ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है, तो रूस में जो भी रूस के सम्राट हुआ करते थे उन सभी सम्राटों को जार कहा जाता था। तो आप सभी लिख सकते हैं कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार की सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पर बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए थे और हजारों मजदूर जो थे वो घायल हुए थे। यह जो घटना था पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल के समाचार में दिया गया है कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखिए। आइए जान लेते हैं कार्ल मार्क्स के जीवन के कौन कौन से सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म था 1818 ईस्वी में जर्मन राइन प्रांत के मेघवा नामक शहर में हुआ था। उन्होंने रूस एवं मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था, जिससे कारण वे रूस में राजनीतिक एवं सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए थे। दोस्तों उन्होंने 1868 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना भी किए थे, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से सिद्धांत है। पहला सिद्धांत था द्वंद्वात्मक यानी भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग विहीन राज्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अगला सवाल है हमारा कि हिंद चीन क्या क्या अर्थ होता है। आसान भाषा में जान लीजिए कि वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को ही चीन कहा जाता है। यानी वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, इन तीनों क्षेत्रों को एक साथ जोड़ देंगे ना तो उसे हम लोग हिंद चीन कह सकते हैं, क्योंकि जो वियतनाम और लाओस था ना उस पर चीन का अधिकार था और कंबोडिया भारत के प्रभाव में था।
अगला सवाल है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी। याद रहे ये क्वेश्चन आपके मेट्रिक एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो आसान भाषा में लिख आइएगा कि रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट भी दी गई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई थी, जिससे उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी ही ज़्यादा वृद्धि हुई थी, जिससे रूस की समस्याओं का समाधान हुआ और रूस की जो दयनीय स्थिति थी ना वो काफ़ी ही मजबूत हो चुकी। अगला सवाल के माध्यम से जानेंगे हम लोग कि जिनेवा समझौता कब हुआ और किसके बीच में हुआ था। दोस्तों जिनेवा जो समझौता है वो सन 1954 ईस्वी की बात है, जब साम्यवादियों एवं अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ करता था। उसे हम लोग जिनेवा समझौता के नाम से जानते हैं। अब इस समझौता में क्या हुआ था कि इस समझौता के अनुसार वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। एक का नाम पड़ा उत्तरी वियतनाम, जहाँ पे साम्यवादियों की सरकार बनी। दूसरा का नाम पड़ा दक्षिण वियतनाम, जहाँ अमेरिकी समर्थित पूंजीपतियों की सरकार बनी थी। अगला सवाल है होची मिन्ह मार्ग क्या है। दोस्तों होची मिन्ह मार्ग क्या है आज ये जान लेते हैं। तो आप सभी लिख सकते हैं होची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूल भुलैया है जो लाओस और कम्बोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती है। अमेरिका बार बार इसे नष्ट कर देता था, किंतु वियतनामी तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार क्या हुआ कि अमेरिका को 3 तरफा युद्ध में फंसकर पुनः वापस लौटना पड़ा था। अगला सवाल तो मेट्रिक एग्जाम में बताया जा रहा है, 100% आ सकती हैं। चंपारण सत्याग्रह पे संक्षिप्त विवरण लिखिए। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा कि हमारा जो घर है ना वो भी पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी जिला में ही पड़ता है। तो यहाँ पे पूर्वी चंपारण जिला यानी चंपारण सत्याग्रह के बारे में संक्षिप्त विवरण आप कैसे दे सकते हैं। तो बात है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है वो नील उत्पादक किसानों की दयनीय स्थिति से संबंधित है। अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जिससे क्या होता था कि किसानों के जो खेत थे ना वो बंजर पड़ जाते थे और बागान के मालिक ने लगान में काफ़ी वृद्धि कर दिया था, जिससे किसान जो थे वो काफ़ी ही परेशान थे। अतः राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुँचे और 1927 में चंपारण आकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की, जिसके आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे राजनीतिक दलों के कौन कौन से कार्य होते हैं। आसान भाषा में लिख दीजिएगा, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य होती है चुनाव में भाग लेना। राजनीतिक दल सबसे पहले क्या करता है, चुनाव में भाग लेता है। अब जाहिर सी बात है चुनाव में भाग लेगा तो बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करेगा, लोकमत का निर्माण करेगा, लोक कल्याणकारी योजना बनाता है, उसे कार्यान्वित भी करता है और सरकार पर दबाव बनाए रखता है। आइए अगला क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो हालांकि ये जो क्वेश्चन है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन का सलूशन हम लोग पहले ही देख चुके थे, ठीक है, इसलिए इसका सलूशन हम लोग यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो questionforexam.com पे विजिट कीजिए या मैथ एंड मैजिक टिप्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और उससे तैयारी करके मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी अच्छा तरीके से नंबर ला सकते हैं। उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नया नया वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।